कम्युनिटी बाबा साहब के संविधान का ही गौरव कर रही है, सिर्फ कुछ गिने चुने लोग। मैं उसका उदाहरण देना चाहता हूं। देखिए, क्यों नरेंद्र मोदी संविधान का गौरव दिन नहीं मनाता, क्यों राहुल गांधी संविधान का गौरव दिन नहीं मनाता, क्यों ये बाकी के लोग नहीं मनाते, उसका जैसे मेरे पहले ओपनिंग में सर जो कह रहे थे कि संविधान हमको समझाते आना चाहिए। मैं भी कोई संविधान का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन जितना हम लोग संविधान समझ पाए, एक एक लाइन के पीछे मेरे पास पूरा एक शेल्फ है जो सिर्फ डिबेट्स के ऊपर, एक एक आर्टिकल कैसे बनाया गया, एक आर्टिकल, हमारे सामने तो सिर्फ एक आर्टिकल आ जाता है, लेकिन उस आर्टिकल के पीछे कितने दिन लगे, वो आर्टिकल बनाने के लिए कितना झगड़े हुए, कितने डिबेट्स हुए, वो सारे जब हम पढ़ते हैं तो उसमें से क्यों एक कम्युनिटी आज बाबा साहब को वंदन करती है, संविधान को वंदन करती है, उसका रीजन बताना चाहता हूं। आर्टिकल 13, आप लोगों के घर में भी ये संविधान होगा, आप लोग पढ़ो। आर्टिकल 13 माझ्याकडे मराठीची प्रत आहे। काय लिहितात बाबासाहेब आर्टिकल 13 मध्ये? या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी भारताच्या राज्य क्षेत्रात अंमलात असलेले सर्व कायदे जे जिथवर या भागाच्या तरतुदींची विसंगत असतील तिथवर ते अशा विसंगतीच्या तात्पुरते व्याप्तीपुरते शून्यवाद असतील। याचा अर्थ सांगतो, आता हा कुणालाच कळला नसेल। याचा अर्थ काय? हा संविधान लागू झाला 26 जानेवारी 1950। हा संविधान अर्पण बाबासाहेबांनी केला 26 नोव्हेंबर 1949। 25 नोव्हेंबर म्हणजे कालच्या दिवशी बाबासाहेबांचं ऐतिहासिक भाषण झालं 1949। हा संविधान लागू होण्यापूर्वी बाबासाहेब लिहितात आर्टिकल 13 मध्ये, मला तुम्ही सांगा, भारतामध्ये हा संविधान नव्हता, मग काय कोणता संविधान होता? कोणता होता? मनुस्मृती। म्हणजे मनुस्मृती या देशामध्ये कोणत्या तारखेपर्यंत होती? 26 जानेवारी 1950च्या सकाळी 11 वाजेपर्यंत होती। हा संविधान लागू झालाय 26 जानेवारी 1950। म्हणजे मनुस्मृती कधीपर्यंत होती? बाबासाहेब काय लिहितात? हा संविधान लागू होण्यापूर्वी जितकेही कायदे या भारताच्या भूभूमीवर आहेत ते आजपासून मी शून्य घोषित करीत आहे। एका लाईनीत अब वर्ल्ड के लोगों को फिर से सुनाता हूं। 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू हुआ। यह संविधान लागू होने से पहले भारत में मनुस्मृति का कानून लागू था। मनुस्मृति का कानून लागू था। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने आर्टिकल 13 लिखा और आर्टिकल 13 में बाबा साहब ने लिखा कि यह संविधान लागू होने से पहले जितने भी कानून भारत में हैं वो आज से मैं जीरो घोषित करता हूं, शून्य घोषित करता हूं। एक ही लाइन में बाबा साहब अंबेडकर जी ने 2,500 से 3,000 सालों पुरानी मनुस्मृति को हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। अब बताओ, जो नरेंद्र मोदी इस देश में मनुस्मृति को फिर से जिंदा करने के ऊपर तुला हुआ है, क्या वो संविधान की दुहाई देगा? क्यों देगा? कंगना रनावत जो मनुस्मृति को फिर से रिवाइव करने का प्लान कर रही है, अर्नब गोस्वामी, क्या ये लोग संविधान की दुहाई देंगे? इनकी सबसे बड़ी अड़चन है, इन लोगों की सबसे बड़ी अड़चन है कि मनुस्मृति को हम लोग तब तक लागू नहीं कर सकते जब तक बाबा साहब का संविधान है। और बाबा साहब ने यही नहीं किया। आप लोगों को, बहुत सारे लोग, ये डर हम लोगों में है कि शायद संविधान ज्यादा दिन तक हमारे हाथों में नहीं रहेगा, क्योंकि जिस तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, एक एक दिन जिस तरह के कानून संसद में बनाए जा रहे हैं, रोज इस संविधान का पन्ना जो है वो फाड़ा जा रहा है, एक एक आर्टिकल खत्म किया जा रहा है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, चाहे कितने भी आर्टिकल्स में ये लोग बदलाव कर दे, अमेंडमेंट कर दे, फार्मर बिल लेकर आए, एम्प्लॉइज का नया बिल लेकर आए, कर्मचारियों का बिल लेकर आए, स्टूडेंट्स के लिए नीट नाम का बिल लेकर आए,
कितने भी बिल लेकर आए ये लोग। बाबा साहब अंबेडकर जी ने एक बात लिखी है, आर्टिकल 368 में है, अब वो मुझे ढूंढने को पेजेस नहीं मिलेंगे। आर्टिकल 368 में बाबा साहब लिखते हैं कि कितने भी संख्या में तुम लोग आ जाओ, संसद में, राज्यसभा में, कितने भी संख्या में आ जाओ, पूरा आरएसएस भरा दो उस संसद में, पार्लियामेंट में, लेकिन फिर भी तुम लोग हमारे फंडामेंटल राइट्स कोई भी छीन नहीं सकता। बाबा साहब अंबेडकर जी ने संविधान में ऐसा आर्टिकल बना दिया है कि कितने भी पावर में आ जाओ, 80% क्या है, 90% क्या, 100% आ जाओ, फिर भी हमारे मूलभूत अधिकारों को कोई छीन नहीं सकता। 2,500 से 3,000 सालों की मनुस्मृति है। कंपेयर करते हैं, कंपेयर। मनु का कानून 3,000 सालों से इस देश में था, बाबा साहब का कानून कितने सालों से है? 70। 3,000 वर्सेस 70 कितना, या ये क्या कोई बराबरी की लड़ाई है? कहीं बराबरी की लड़ाई भी नहीं है, लेकिन 70 सालों के संविधान से 3,000 सालों के संविधान थर-थर कांप रही है। इसका उदाहरण बताना चाहता हूं। 70 साल, यानी जिस दिन बाबा साहब ने यह संविधान इस देश को दिया, जिस दिन एक बच्चा अगर पैदा हुआ है तो आज वो 70 साल का है, बराबर? यानी एक पीढ़ी हुई हो, 1 जनरेशन, ओनली 1 जनरेशन। इस संविधान के कानून में कितनी पीढ़ियां पली है? एक ही पीढ़ी ना। 3,000 सालों को अगर हम एक पीढ़ी को हम लोग फॉर एग्जाम्पल पकड़ते हैं कि एवरेज उस समय 100 साल की आयु होती होगी, 100 साल की। 3,000 डिवाइड बाय 100 कितनी पीढ़ियां हो गई? 30 पीढ़ियां। मनुस्मृति के कानून में हमारी 30 जनरेशन गई है, 30, और संविधान के कानून में एक भी अभी कंप्लीट नहीं हुई पूरी तरह से। 30 साल, 30 जनरेशन को एक जनरेशन से क्यों डर लग रहा है? मैं उदाहरण देता हूं। सर, ही कंपनी पाण्याची आपलीच आहे ना? ज्यांनी आपली आहे ना? सुभेदार साहेबांची। ही पाण्याची जी बॉटल आहे ही आपण विकत घेतो, ही पाणी पण आपलीच लोक बनवतात, सुभेदार साहेबांची कंपनी। याचं उदाहरण मी याच्यासाठी देतोय कारण मनुस्मृतीमध्ये तुमच्यासोबत काय होत होतं आणि संविधानात तुमच्यासोबत काय होत आहे याचा थोडासा कंपॅरेटिव्ह अनालिसिस करू, मग मी माझ्या मूळ भाषणाकडे वळेन। कारण आपल्याकडे वेळही नाही, मला वाटतं 3 वाजेपर्यंतचीच मर्यादा आहे आपल्याकडे। मनुस्मृति के कानून में क्या हुआ करता था, इसलिए मैं रामजी बाबा का ही उदाहरण आपको देना चाहूंगा, कारण सगळे मेजर्स इकडे बसलेले आहेत, महार बटालियनची लोक इकडे आहेत। मैं भी आप लोगों को बताना चाहता हूं, मैं भी किसी राजनेता का वंशज नहीं हूं, मैं सूबेदार मेजर रामजी अंबेडकर का खापर होता हूं। एक मिलिटरीचं लढवय्या घराण्याचं आम्ही रक्त आहोत। रामजी बाबांनी बाबासाहेबांना, आणि कारण रामजी बाबांचे सतत ट्रान्सफर होत असायची, कुठे ना कुठे कामानिमित्त ते बाहेर असायचे। रामजी बाबा ने, यानी बाबा साहब अम्बेडकर जी के पिताजी ने अपने बच्चों को कहा कि अभी आप लोगों का वैकेशन शुरू हो गया है, तो आप लोग एक काम करो, मुझे मिलने के लिए आ जाओ, ये वाली ट्रेन पकड़ो इस दिन, और आते समय मुझे टेलीग्राम भेज देना कि कौन से ट्रेन से आ रहे हो। ये खत मिला बाबा साहब को, बाबा साहब के बड़े भाई, बाबा साहब के बहनों के बच्चे और बाबा साहब, ऐसे सभी लोग रामजी बाबा को मिलने के लिए निकले। जहां पर रामजी बाबा की पोस्टिंग थी वहां पर बाबा साहब ने टेलीग्राम भी किया कि हम लोग इस दिन के लिए, इस दिन से निकलेंगे और ये ट्रेन पकड़ के आएंगे, आप हमको लेने के लिए प्लेटफॉर्म पे आ जाओ। अब ये टेलीग्राम रामजी बाबा को मिला ही नहीं। अब रामजी बाबा को पता ही नहीं कि मेरे बच्चे कौन से दिन आने वाले हैं, और बाबा साहब यहां पे ट्रेन में बैठ भी गए, बाबा साहब, उनके बड़े भाई और बहनों के बच्चे, ऐसे 4-5 लोग मिलकर ये बच्चे अपने पिताजी को मिलने के लिए निकल पड़े। ट्रेन उतरी, ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आई, ये सभी बच्चे प्लेटफॉर्म पर उतरे और वो अपने पिता की वेट कर रहे हैं, राह देख रहे कि हमारे पिताजी आएंगे और हमें लेकर जाएंगे।
अब पिता को पता ही नहीं है कि बच्चे स्टेशन पर है। ट्रेन निकल गई, स्टेशन मास्टर ने देखा कि ये बच्चे अच्छे घर के लग रहे हैं, क्योंकि मिलिट्री परिवार के बच्चे थे, अच्छे कपड़े पहना करते थे, अच्छी रहन सहन अच्छी थी। तो स्टेशन मास्टर को लगा ये अच्छे घर के बच्चे हैं, शायद ये लोग चूक गए। तो वो स्टेशन मास्टर बच्चों के पास आया और बाबा साहब को पूछा कि कहां जाना है। बाबा साहब ने एड्रेस बताया कि हमें यहां जाना है, हमारे पिताजी आने वाले थे, शायद उनको मेरा टेलीग्राम नहीं मिला। तो उस स्टेशन मास्टर ने एक तांगे वाले को बुलाया और कहा कि देखो ये अच्छे घर के बच्चे हैं, किसी मिलिट्री ऑफिसर के बच्चे हैं, आप एक काम करो, इनको इस पते पर छोड़कर आओ। तो वो तांगे वाले ने, बैलगाड़ी वाले ने उन सभी बच्चों को बैलगाड़ी में बिठा लिया और ये बैलगाड़ी शुरू हो गई। बाबा साहब के पिताजी जहां पर उनकी पोस्टिंग थी वहां के लिए ये सभी बच्चे बैलगाड़ी में बैठकर निकल पड़े और फिर थोड़ी देर में बैलगाड़ी वाला बच्चों से चर्चा करना शुरू कर दिया कि कहां से हो, पिताजी क्या करते हैं, नाम क्या है और जात क्या है। बैलगाड़ी वाले को पता चल गया ये तो अछूतों के बच्चे हैं। जैसे ही बैलगाड़ी वाले को पता चला ये अछूतों के बच्चे, उसने बैलगाड़ी रोकी, सभी बच्चों को गालियां देकर नीचे उतारा और कहा कि तुम लोग तो अछूत हो, मेरे गाड़ी में कैसे बैठ गए? मुझे लगा तुम लोग ब्राह्मणों के सवर्णों के बच्चे हो, चलो अभी के अभी नीचे उतरो। बाबा साहब ने कहा हमें हमारे पिताजी के पास छोड़ दो, चाहे तो ज्यादा पैसे ले लो। तो पैसे के लालच में उसने कहा कि ठीक है मैं तुमको छोड़ता हूं, लेकिन तुम लोग मेरे बैलगाड़ी में नहीं बैठ सकते, क्योंकि तुम लोग अछूत हो, इसलिए मेरे बैलगाड़ी में नहीं बैठोगे। मैं बैलगाड़ी में बैठूंगा और तुम लोग बैलगाड़ी के पीछे पीछे चलते चलते आना। तुम लोग जब थक जाओगे तब मुझे बताना, तो मैं बैलगाड़ी से नीचे उतर जाऊंगा, तुम लोग बैलगाड़ी में बैठ कर आना, लेकिन तुम्हारे साथ में बैठूंगा नहीं। तो सभी बच्चे बैलगाड़ी के पीछे 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 रास्ते में चलने लगे। 4-5 किलोमीटर के बाद बच्चों को प्यास लग गई। बाबा साहब ने उस बैलगाड़ी वाले को कहा कि आपके पास जो पानी है वो हमें थोड़ा सा दीजिए, मुझे बहुत प्यास लगी। उस बैलगाड़ी वाले ने कहा कि तुम लोग अछूत हो, इसलिए मैं अपना पानी तुम्हें नहीं पिला सकता, लेकिन अगर कोई आगे तालाब आता है, नदी आती है, तो वहां पर गाड़ी रुकाकर तुम लोग वो पानी पी लेना। बहुत देर हो गई, कोई नदी नहीं आ रही थी, कोई तालाब नहीं आ रहा था, बच्चों का गला सूख रहा था। थोड़ी देर के बाद उस बैलगाड़ी वाले को कुछ पानी दिखाई दिया। उसने बैलगाड़ी रोकी और कहा कि देखो वहां पर थोड़ा पानी है। सभी बच्चे वहां पर गए, बाबा साहब वहां पर गए। बाबा साहब ने नजदीक जाने के बाद देखा कि ये तो कीचड़ है, कीचड़ में थोड़ा सा पानी ऊपर ऊपर है, लेकिन प्यास तो लगी है। बाबा साहब ने वो मिट्टी हटाई, वो कीचड़ साफ किया और मुंह झुकाकर वो कीचड़ का पानी पिया, कीचड़ का पानी। और फिर सभी बच्चे ऐसे ही मुंह पे मिट्टी विट्टी सा ये लेके फिर घर पर पहुंच गए। और फिर राम जी बाबा को सारी हकीकत पता चल गई कि क्या हुआ बच्चों को, बच्चों के साथ क्या हुआ। यह था मनुस्मृति का दौर। मनुस्मृति के कानून में यह किसी और के साथ नहीं, संविधान निर्माता के साथ हुआ। मनुस्मृति के कानून में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के ऊपर ऐसी नौबत आई कि कीचड़ का पानी पीने के लिए उनको मजबूर कर दिया गया। बैलगाड़ी में भी बैठने का अधिकार उनको नहीं था। 30 पीढ़ियों में से एक पीढ़ी बाबा साहब की उसमें यह सहन कर पाई। लेकिन उन्हीं बाबा साहब अंबेडकर जी ने हमें ऐसा संविधान निर्माण करके दिया कि एक ही पीढ़ी में अब हम अपना खुद का मिनरल वाटर बनाकर पीते हैं। मिनरल वाटर। यह मैं इसलिए बता रहा हूं कि कंपैरिजन करो। मनुस्मृति का कानून तुम लोगों को किस हद पर नीचे गिराता था और बाबा साहब का कानून तुम्हें किस हद पर न्याय देता है। मनुस्मृति के कानून में तुम लोग बैलगाड़ी में बैठने के लायक नहीं थे, लेकिन आज हम एरोप्लेन उड़ाते हैं। 70 साल, 100 साल की एवरेज आयु भी अगर हम पकड़ते तो भी अब 30 साल बाकी है। एक जनरेशन भी कंप्लीट हम लोग इसमें नहीं गुजार पाए हैं। कहां 3000 साल, कहां 70 साल। इतना डर लगता है इनको, इस संविधान से डर लग रहा है। रोज
संसद में नरेंद्र मोदी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस भी हो, ये लोग रोज संविधान के एक एक अधिकार को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैं आप लोगों को, मैं कोई भावनिक या हवे में बात नहीं करूंगा, ये है आर्टिकल 21C 21 क काय म्हणतं 21 क राज्य म्हणजे आपलं महाराष्ट्र फॉर एक्झाम्पल 6 ते 14 वर्षे वयाच्या सर्व बालकांसाठी राज्यास कायद्याद्वारे निर्धारित करता येईल अशा रीतीने मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाची तरतूद करेल। मैंने नई बात नहीं बताई है, 1950 से लागू है। क्या लिखा है? सभी राज्य, नॉट ओनली महाराष्ट्र, जितने भी स्टेट इस देश में है वो 6 साल के बच्चे से लेकर 14 साल के बच्चों तक मुफ्त में और कंपलसरी एजुकेशन देगी। अब सभी लोगों के बच्चे कहीं ना कहीं स्कूल में पढ़े हैं। आज हमारे बच्चे अगर जूनियर केजी में डालना है 1.5 से 2 लाख रुपए की प्रोग्राम चालू है, बाद में है की नाही है? तुम्ही म्हणाला की आमचं घर अडाणी होतं, अडाणी आई बापांनी त्यांच्या मुलांना डॉक्टर बनवलं की नाही? आता आपण जिवंत उदाहरण बघितलं। आत्ताचे डॉक्टर काय त्यांच्या मुलांना डॉक्टर बनवू शकतील? आत्ताचे डॉक्टर्स, आता जे डॉक्टर्स बसलेले आहेत काय ते त्यांच्या मुलांना, आज जर तो 12वी पास असेल मुलगा, तर काय अजून 4 वर्ष 5 वर्ष त्याच्यावर खर्ची घालून त्याला डॉक्टर बनवता येईल? मी तुम्हाला आजचा रेट सांगतो। माझ्याकडे एक एमबीबीएस साठी एक वकील आला, एक एडवोकेट, हाई कोर्ट के सबसे सीनियर एडवोकेट मेरे पास आए कि सर वाशी में एक डीवाई पाटिल नाम का मेडिकल कॉलेज है, आप अगर थोड़ा सा लेटर दे दो या कोई इन्फ्लुएंस लगाकर कोई थोड़ा सा सिफारिश कर दो, मेरे बच्चे को एमबीबीएस की सीट मिल जाएगी। मतलब सर मेरे लेटर से मिलने वाला एडमिशन भी नहीं मिलेगा, तो मेरा नाम बिल्कुल नहीं लेना, मेरे सिफारिश से कुछ नहीं होने वाला। तो फिर वो मेरे पास वापस आए नहीं। 1-2 महीने के बाद वो मुझे मिले और फिर मैंने उनको सवाल किया कि सर आपके बच्चे का एमबीबीएस का एडमिशन हो गया? तो उन्होंने हाँ हो गया। मतलब कितना रुपया लिया उन्होंने? तो 2 करोड़। 2 लाख नहीं, 2 करोड़। एक एमबीबीएस के सीट का आज का रेट चल रहा है 2 करोड़ रुपए। क्या ला सकते हैं? और वो भी हमारा बच्चा 5 साल पढ़ा तो डॉक्टर बनेगा, और डॉक्टर बनने के बाद भी क्या गारंटी है कि उसकी पायल तड़वी नहीं होगी? पता है डॉक्टर पायल तड़वी कौन है? कौन थी? रोज उधर उसे मुंबई की लड़की, मुंबई में जेजे हॉस्पिटल में काम करने वाली, जेजेस का केएम, जेजेस, वहां के डॉक्टरों ने, सवर्ण डॉक्टरों ने उसे इतना हैरेस किया कि उसने आत्महत्या कर दी। डॉक्टर होने के बाद भी आप लोगों को ये टिकने नहीं देंगे। तो जो व्यवस्था आज से 30 साल पहले थी आज नहीं है। आर्टिकल 21 का कहता है कि आपके बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए, लेकिन इस देश के पार्लियामेंट ने ऐसे कानून बना दिए कि ये एजुकेशन आपको अब स्टेट नहीं देगा, ये अंबानी देगा, ये रिलायंस देगा, ऑक्सफोर्ड देगा, कैम्ब्रिज देगा। आपके औरंगाबाद में मैंने एक बहुत बड़ा महल जैसा स्कूल देखा, कैम्ब्रिज है ना आपके यहाँ पर, व्हाइट कलर का एकदम किसी राजा का महल दिखता है। क्या है कोई जो अपने बच्चों को यहाँ कैम्ब्रिज में पढ़ा रहा है कोई यहाँ पर बैठा हुआ? उन स्कूल के दरवाजे में भी आप अपने बच्चों को नहीं भेज सकते। आपके बच्चे बीएमसी स्कूलों में जाएंगे, गवर्नमेंट के स्कूलों में जाएंगे, जहां से शिक्षा को जीरो कर दिया। यानी संविधान, हम लोग जो बात कर रहे हैं कि संविधान को नष्ट कर रहे हैं, ये संविधान को बिना हाथ लगाए नष्ट कर रहे हैं। 21 का संविधान में है, लागू करेंगे तब करेंगे ना, लागू ही नहीं होने देंगे, संविधान को लागू ही नहीं होने देंगे। आज भी देखो, ये आज देखो 70 सालों के बाद इस देश के जो राज किया करने वाले एक कम्युनिटी थी, महाराष्ट्र की मराठा कम्युनिटी, 100 एकड़ जमीन उनके पास थी। हमारे लोग उनके खेतों पर मजदूरी करने जाया करते थे। आज वो लोग रास्तों के ऊपर आ गए।
वो लोग आरक्षण मांग रहे हैं कि हमें आरक्षण दो, हमें नौकरियां दो। यानी 70 सालों में जिनके पास संपत्ति थी, इस देश के जो लोग इस देश के ऊपर राज कर रहे थे, उन्होंने ऐसी पॉलिसियां बनाई कि जिनके पास रिसोर्सेस थे उनके हाथों से भी उन्होंने रिसोर्सेस हटा दिए, खत्म कर दिए। अभी इस लॉकडाउन में एक रिपोर्ट आया, वर्ल्ड का मेरे ख्याल से सेवेंथ पे से सेकंड पे या फोर्थ पे अंबानी पहुंच गया इनकम, रिचेस्ट। पूरा वर्ल्ड जहां पर नीचे जा रहा है, जिसकी इकोनॉमी खत्म हो रही है, अर्थव्यवस्था डूबी हुई है, ऐसे हालात में अंबानी चौथे स्थान पर पहुंच गए, 7वें से चौथे स्थान। पीएम नरेंद्र मोदी क्या कहता है कि इस देश को मैं 20 लाख करोड़ का पैकेज देता हूं, 20 लाख करोड़। इस देश की लोक संख्या कितनी है? 132 करोड़। 20 लाख करोड़ को डिवाइड बाय 132 करोड़ करो, हर एक व्यक्ति को 15,000 करोड़ मिलता है। तो ये 20 लाख करोड़ कहां गया भाई? कोई नहीं पूछ रहा, बस ये बोल देता है, सारे लोग मोदी 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 करते हैं। इसलिए मैं आज खास बाबा साहब का ये राइटिंग स्पीचेस लेकर आया हूं। क्या कहते हैं पता है बाबा साहब? वरना ऐसा ना हो कि मैं अपने हिसाब से कुछ भी बोल रहा हूं। बाबा साहब कहते हैं 26 जानेवारी 1950 भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र होईल, त्याच्या स्वातंत्र्याचे काय होईल? तो आपले स्वातंत्र्य अबाधित ठेवील की पुन्हा गमावून बसेल। 1950 को ही 1949 को ही बाबा साहब कह रहे हैं कि आप लोग आजाद हो जाओगे, लेकिन आप लोग अपनी आजादी कायम रख पाओगे? बाबा साहब को पूरी गारंटी थी कि आप लोग इस देश में लोकतंत्र नहीं बचा पाओगे, पूरी गारंटी थी। बाबा साहब के स्पीचेस जो मैंने पढ़े हैं, बाबा साहब अपने स्पीचेस में कहते हैं कि इस देश के लोग ज्यादा दिन इस देश में लोकतंत्र को नहीं बचा पाएंगे। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र के लिए चाहिए कि उसमें जातियां ना हो, लोकतंत्र के लिए चाहिए कि उसमें एक दूसरे के प्रति बंधुता हो। हमारे में बंधुता है। हाथरस में जब किसी लड़की के ऊपर बलात्कार होकर उसकी डेथ हो जाती है, तब उसकी जाति बताई जाती है। कहां है हमारे में बंधुता? हमारे में बंधुता नहीं। तो इन हालातों में देश की डेमोक्रेसी को हम कैसे बचाएंगे? आज देश के डेमोक्रेसी को बचाने के लिए एक छोटा सा वर्ग आ गया था। 132 करोड़ में अगर हम अपनी पॉपुलेशन को, जो लोग संविधान के फेवर में है, जो लोग संविधान को जलाए जाने पर रास्तों के ऊपर उतरते हैं, जो लोग संविधान के ऊपर, गणेश को बिठाने के ऊपर विरोध करते हैं, ऐसे लोग कितने हैं? परसेंटेज, प्रोपोर्शन 0.01। 132 करोड़ में से क्या 1 करोड़ लोग भी संविधान के समर्थन में है? 1 करोड़ वो भी नहीं है। क्या 10 लाख लोग समर्थन में हैं? ये लोग बार बार लिटमस टेस्ट करते हैं कि संविधान के समर्थन में कौन कौन है, जरा चेक करो। और उनको पता चल जाता है कि संविधान के समर्थन में ये अम्बेडकरी कम्युनिटी है। शेड्यूल कास्ट के पूरी कम्युनिटी भी संविधान के समर्थन में नहीं है। SC ST एट्रोसिटी एक्ट का बदलाव कर दिया गया, हम लोग रास्तों के ऊपर। कहां गए SC के बाकी 58 कास्ट? कहां गए ST? रिजर्वेशन इन प्रमोशन हटाया जाता है, शेड्यूल कास्ट कन्वर्टेड बुद्धिस्ट आगे बचाने के लिए। मैं तो कहता हूं कि बस कर दो अभी। शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन अगर जाता है ना, जाने दो। रिजर्वेशन के लिए आप लोग महार बने बैठे हो ना। मुझे बताओ, रिजर्वेशन कहां पर लागू है? पब्लिक सर्विसेज में। क्या रिजर्वेशन का बेनिफिट आप लोग रिलायंस में ले सकते हो? नहीं ले सकते। कहां पर है? BPCL में, एयर इंडिया में, इंडियन ऑयल में, MTNL में, BSNL में। सारे तो बेच रहे हैं, सब तो बेच दिए।
गवर्नमेंट स्कूल्स बंद हो रहे हैं, वो जमीनें दी जा रही है अंबानी को, अडानी को, टाटा को, वो लोग अपने स्कूल बना रहे हैं, वहां पर रिजर्वेशन नहीं है। तो जो रिजर्वेशन है ही नहीं, उसके लिए आप लोग क्यों जातियों को पकड़कर बैठे हो? क्या लिखते हैं बाबा साहब? क्या लिखते हैं? जाती या राष्ट्र विरोधी आहे. पहिली गोष्ट, त्या समाज जीवनात विभागणी करतात, त्या राष्ट्र विरोधी आहेत, कारण त्या जाती जातीमध्ये मत्सर आणि तिरस्काराची भावना निर्माण करतात. जात, जिस जाति को आप लोग पकड़ कर बैठे हो, बाबा साहब कहते हैं कि यह जात मत्सर निर्माण करती है, एक दूसरे के खिलाफ ये तिरस्कार की भावना पैदा करती है. कैसे करती है? मैं यूपी में जाता हूं, वहां पर एक कास्ट, एक कम्युनिटी द ग्रेट चमार लिख देती है. तो मुझे बताओ, अगर एक कम्युनिटी वहां पर खुद को ग्रेट चमार लिख रही, तो हमने क्या गलती की है? हम ग्रेट नहीं है? वाल्मीकि वहां खड़ा हो जाता है, मैं भी ग्रेट हूं. हमारी दोनों की लड़ाई मनोवादियों से है, ये दोनों आपस में ही लड़ रहे हैं. आपल्या महाराष्ट्रात वेगळं नाही आहे. तुम्ही आंबेडकर जयंती साजरी केली, तो आम्ही लोक अण्णाभाऊ साठेंची जयंती साजरी आहे की नाही? हे चित्र काय महाराणी मातंग दोघं एकत्र आहेत महाराष्ट्रात? महाराणी महार जात जोपर्यंत सोडली नाही, मातंगांनी मातंग जात जोपर्यंत सोडली नाही, तोपर्यंत तुमचा उद्धार होणे शक्य नाही. वाचा तुम्ही बाबासाहेबांचे धर्मांतरांचं जे स्पीच आहे. बाबासाहेबांनी तुम्हाला याच्यातून बाहेर काढलं आणि बौद्ध धर्मात आणलं, कारण या देशाची व्यवस्था जास्त काळ लोकतंत्राला या देशात लागू होऊ देणार नाही. बाबासाहेबांचा 4 मिनिटाचा ब्लॅक अँड व्हाईट बीबीसीचा व्हिडिओ बघितलाय सगळ्यांनी? इंटरव्ह्यू काय म्हणतात बाबासाहेब माहितीये त्या इंटरव्ह्यूवर बाबासाहेबांना प्रश्न विचारतो की बाबासाहेब, इस देश में लोकतंत्र का क्या होगा? बाबा साहब कहते हैं, ज्यादा दिन नहीं टिकेगा. लोकतंत्र इस देश में ज्यादा नहीं टिकेगा. फिर वो इंटरव्यूअर बाबा साहब से एक सवाल करता है, तो इसके लिए ऑप्शन क्या है, पर्याय क्या है? बाबा साहब कहते हैं, एक नई व्यवस्था खड़ी करनी होगी, एक नई व्यवस्था खड़ी करनी होगी. और हम उस नई व्यवस्था के बारे में देखते ही नहीं. उस नई व्यवस्था के ओर हम मुड़ के भी नहीं देख रहे. बाबा साहब ने कहा कि ये लोकतंत्र, ये लोग हम लोगों को इसका बेनिफिट नहीं लेने देंगे, ये लोग ज्यादा देर तक इस देश में लोकतंत्र को नहीं एस्टैब्लिश होने देंगे, इसलिए हमको दूसरा मार्ग देखना होगा. दूसरा मार्ग कौन सा है पता है आपको? अगर इस देश का लोकतंत्र फेल हो गया, कहां जाओगे आप लोग? कहां जाओगे पता है आपको? बाबा साहब आपको ऐसे ही किसी के हवाले करके नहीं गए. बाबा साहब को पता था. क्या कहते हैं बाबा साहब? आज ही के दिन यह संविधान मैंने अच्छा बनाया है, सबसे बढ़िया है, लेकिन इस संविधान को लागू करने वाले लोग अगर गलत है, तो संविधान किसी काम का नहीं होगा. क्यों कहते हैं बाबा साहब? क्योंकि उनको पता है कि ये संविधान ये लोग लागू नहीं होने देंगे. ऐसे हालात में आप क्या करोगे? क्या आप पार्लियामेंट के अंदर घुसकर बोलोगे कि संविधान लागू करो? बोल सकते हो ऐसा? क्या आप लोग कलेक्टर ऑफिस में पकड़ के आईएएस को बोलोगे कि संविधान क्यों नहीं लागू करता? आप नहीं कर सकते ऐसा. इस देश का पीएम, इस महाराष्ट्र का सीएम अगर संविधान को लागू नहीं करना चाहता, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे. इसलिए बाबा साहब ने आपको यहां पर ही लाकर नहीं छोड़ा. ये दिया कभी 1949 में, लागू हुआ कभी 1950 में. अगर इस देश में संविधान ही आपकी रक्षा कर सकता था, तो बाबा साहब यहां बुद्ध की ओर नहीं जाते थे. अगर सारी हमारी मूलभूत समस्याओं को ये संविधान के माध्यम से ही हम लोगों को अधिकार अगर प्राप्त हो सकते थे, तो बाबा साहब बुद्ध की शरण में नहीं जाते थे.
बाबा साहब को पता था कि अगर इस देश में मेरे लोगों के पीछे ये संविधान अगर खड़ा नहीं हो सका तो विश्व में मेरे लोगों के पीछे ये बुद्ध खड़ा हो जाएगा। ये ताकत है आप लोगों के हाथों में। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.